स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो सितंबर 2023 में भारतीय सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और वो कमेटी की चेयरमैनशिप सौंपी गई थी एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को। और उस कमेटी को टास्क दिया गया था कि आप लोग ये एक्सप्लोर करो कि 1967 तक जैसे भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस चलते थे या वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज चलती थी, क्या वो हम फिर से भारत में एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं। उसी के चलते हुए 14 मार्च को इसी कमेटी ने जो अभी के प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 21 वॉल्यूम की ये रिपोर्ट है, 18,626 पन्ने हैं इस रिपोर्ट के, 11 अनेक्स्चर हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इस कमेटी की अगर आप लीडरशिप मेंबरशिप की बात करो तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी इसका हिस्सा थे। उसके बाद फॉर्मर फाइनेंस कमिश्नर जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे NK सिंह, वो इसका हिस्सा थे। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे इसका हिस्सा हैं। एक्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद इसका हिस्सा थे। उसके बाद जो अपने फॉर्मर CVC थे संजय कोठारी, उनको इसका हिस्सा बनाया गया और लोकसभा सेक्रेटरी जनरल SC कश्यप इसका हिस्सा है। इस कमेटी ने तकरीबन 65 मीटिंग करी और वो मीटिंग हुई जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल जो दिल्ली में है वहां पे, और फाइनल मीटिंग इनकी 10 मार्च को थी। और फाइनल रिजल्ट इन्होंने ये निकाला है कि भाई हाँ, भारत में अभी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और इसके कारण दिए इन्होंने कि क्यों होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली। फिर हम ये भी बात करते हैं कि भाई जैसे इस कमेटी ने भी ये बात एक्सप्लोर करी है कि 1967 तक तकरीबन हमारे पास जो स्ट्रक्चर था उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो डिसिंक हो गया। और अगर ये कमेटी आज बोलती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए, तो क्या प्रावधान आज के भारतीय संविधान में है और आज के भारतीय कानून में है कि हम उन परिस्थितियों को रोक पाएंगे जिन्होंने तब के इलेक्शंस को डिसिंक करा था। उनको एक्सप्लोर करेंगे। एंटी डिफेक्शन कानून है जो, उसका क्या रोल रहेगा इन सबको बचाने के लिए, डिसिंक ना होने देने के लिए, राइट। फिर हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि इस कमेटी ने बोला क्या है, क्योंकि इसने क्लियरली बता दिया है कि भाई कैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस लेके आएंगे, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स या संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, क्या उसकी स्टेजेस रहेंगी। इस कमेटी ने बोला है कि 2 स्टेज में हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले लेवल में लोकसभा और विधानसभाओं को सिंक करेंगे, उसके बाद इन्हीं के साथ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को भी सिंक कर देंगे। फिर हम ये भी देखेंगे क्या इसके पॉजिटिव रहेंगे, क्या इसके नेगेटिव रहेंगे, वर्ल्ड ओवर क्या सिनेरियो है, किन देशों में साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है। और लास्टली हम ये विचार जानेंगे कि भाई लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फॉर्मर अपने जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं उनका क्या मानना है इसके बारे में। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। एक चीज जब भी हम इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं हमारे मन में आती है, वो ये कि भाई सारे देश के इलेक्शंस एक ही दिन पे हो रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है इस कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट का मानना यह है कि भारत में जब एक स्टेट के लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने लोकसभा के MP को चुन रहे होंगे, उसी टाइम सेम वक्त के ऊपर वो अपने विधानसभा के MLA को भी चुनेंगे। और जैसे इस कमेटी ने बोला है कि भाई हम स्टेज 2 में, क्योंकि पहले ये मानना था कि पहले जो वन नेशन वन इलेक्शन जब तक इस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी थी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन फाइनली पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को भी सेकंड स्टेज में इन्हीं के साथ जोड़ा जाएगा। तो कुल मिला के जब आप अपने MP के लिए वोट करने जाओगे तभी आप अपने MLA के लिए वोट करोगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हम ये बोलते हैं कि भारत के लिए ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अगर हम 1952 के इलेक्शंस देखें, 1957 के इलेक्शंस देखें, 1962 के देखें या 67 के देखें, तो भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए गए हैं। लेकिन फिर ऐसी क्या चीजें घटी कि भाई भारत में जो इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट था वो डिसिंक हो गया। उसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि भारत में चुनाव होते कैसे हैं, राइट। तो भारत को जो आजादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली, 1947 को, और तकरीबन 26 जनवरी 1950 तक हमने अपना संविधान बना लिया था। भारत ने अपना जो संविधान था उसको बना के एनफोर्स करवा लिया था। अब
इसी संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि भारत में यह माना जाता है कि सबसे सॉवरेन और सुप्रीम कौन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी भारत में होगा वो संविधान के तहत होगा, राइट। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि भारत में एक पार्लियामेंट होगा जिसके 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। भारत में यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रथा हम स्टेट लेवल पे भी लेके आएंगे। तो जो बड़ी स्टेट्स हैं उनमें 2 हाउस होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद, राइट। एंड देन वी सेड कि भारत में एक प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे और इनका इलेक्शन मैकेनिज्म। तो अभी हम पहले समझते हैं कि भारत ने सबसे पहले संविधान बनने के तहत, राइट, इलेक्शंस करवाए लोकसभा के, और लोकसभा के इलेक्शंस हमने करवाए अक्टूबर 1951 में। अक्टूबर 1951 में सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस करवाने के बाद 4 महीने बाद जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, यानी कि विधान सभाएं हैं जितनी भी स्टेट्स की, उनके इलेक्शंस हमने करवाए फरवरी 1952 में। यहां आपको एक बात समझनी होगी कि लोकसभा और विधानसभा के लिए जब भी आप अपने मेंबर चुनते हो तो आप उनके लिए डायरेक्टली खुद ही वोट डालते हो, लेकिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या जो आपकी स्टेट से राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं तो आपके ही एमपी, लेकिन आप उनको डायरेक्टली नहीं चुनते हो, उनको आपके बिहाफ के ऊपर चुनते हैं आपकी विधानसभा के एमएलए। तो जब हमारे पास फरवरी 1952 में विधानसभा के मेंबर आ गए तो हमने अप्रैल 1952 में राज्यसभा के इलेक्शंस भी करवा लिए। इन तीनों के आने के बाद हमने मई 1952 में इलेक्शंस करवाए भारतीय प्रेसिडेंट के, क्योंकि भारतीय प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और वही वोट डालते हैं। भारत के आम नागरिक डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वोट नहीं डालते। तो जब ये तीनों हमारे पास आ गए, हमने मई 1952 में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी करवा लिए, और उसके बाद एक ऑफिस जो था वो था वाइस प्रेसिडेंट का, और हमने फिर मई 1952 में ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी करवा लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो वोट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सभी जो थे वो 1952 से शुरू हो रहे हैं। अभी अगर ये 1952 में शुरू हो रहे हैं तो हमने ये रखा था कि भाई लोकसभा का जो टेन्योर रहेगा ये 5 साल का रहेगा, विधानसभा का टेन्योर भी 5 साल का रहेगा। राज्यसभा को अभी एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में राज्यसभा को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। उसका कारण यह है कि राज्यसभा लोकसभा जैसा नहीं है। राज्यसभा का टेन्योर या राज्यसभा का कार्यकाल रहता है 6 साल का, और ये 6 साल का कार्यकाल इसके मेंबर का कार्यकाल है। एक मेंबर अगर एमपी राज्यसभा में है तो वो 6 साल के लिए रहते हैं, लेकिन राज्यसभा अपने आप में एक परमानेंट हाउस है। ये कभी लोकसभा जैसे 5 साल बाद डिसॉल्व नहीं होता, ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें तो 5 साल, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये भी 5 साल। और अगर हम इसी 5 साल की प्रणाली को चलाएं तो 1952 से 1957, 57 से 1962, 62 से 67, 67 से वी आर 72, 72, 72 से 77, 77 से हम जाएंगे 82, 82 से 87, 87 से 92, 92 से 97, और फिर 2003 2। तो ऐसा एक प्रणाली चलती रहेगी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूटी अभी नहीं चलती आ रही, ये सब आपस में डीसिंक हो गए, और इन्हीं की सिंक्रोनाइजेशन फिर से लाने के लिए हम भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी बनता है कि ये कॉन्सेप्ट डीसिंक हुआ कहां पे प्रॉब्लम आई। तो इसको डील करने के लिए हम एक एक करके देखते हैं कि भाई सब में डिसिंक्रोनाइजेशन आई कहां पे, राइट। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा के जो पहले 4 इलेक्शंस थे, पहले 4 इलेक्शंस यानी कि 52 का, 57 का, 62 का और 67 का, ये अपने टाइम पे चले, सही चले। लेकिन
1967 के बाद कांग्रेस जो थी उसमें दो स्प्लिट आए, और वो स्प्लिट आया कांग्रेस आर, जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, और कांग्रेस ओ, जिसको मोरारजी देसाई लीड कर रहे थे। इसका कारण पीछे का यह था कि 67 से 3-4 साल पहले ही भारत ने अपने दो प्राइम मिनिस्टर्स खोए थे, जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। अभी इसकी बात करें कि भाई यहां पे क्या हुआ, तो यहां पे कांग्रेस के बीच में जब फैक्शंस आ गए तो सरकार बनी इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बन गई। जैसे ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आइडली 67 से लेके कितने तक चलनी थी, 72 तक। लेकिन 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी को लगा कि भाई जो भी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है शायद मेरी सरकार आगे सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो भारत में अगर हम बात करें कि जो भी लोकसभा है ना, वो डिसॉल्व कैसे होती है, उसका 5 साल का कार्यकाल खत्म कैसे होता है, या लोकसभा का टेन्योर खत्म कैसे होता है। तो एक तो लोकसभा ने अपने 5 साल कर लिए पूरे, तो फिर से इलेक्शंस हो जाएंगी। दूसरा यह है कि भारत में मेजॉरिटी पार्टी, जिसकी भी पार्टी की बहुमत होती है लोकसभा में, वो सरकार बनाते हैं। अब मान लीजिए कि भाई जब नई लोकसभा इलेक्ट होके आई तो एक पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अब 3 साल बाद उसी पार्टी के कुछ एमएलए एमपी अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो मतलब उस सरकार ने बहुमत खो दी, तो तब भी लोकसभा की डिसॉल्व हो जाएगी। तो मेजॉरिटी जाने से सरकार जा सकती है। एंड तीसरा, भारत के संविधान में एक यह भी प्रावधान है कि भाई भारत के प्राइम मिनिस्टर को अगर लगता है कि भाई सरकार अभी नहीं चलनी चाहिए, लोकसभा नहीं होनी चाहिए, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक यही चीज भारत के प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर देते हैं, तो भारतीय प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर की भी अगर मर्जी है या प्राइम मिनिस्टर की भी अगर विल है तब भी लोकसभा जा सकती है। तो 1972 में जो इंदिरा गांधी जी की सरकार रहनी थी 1972 तक, 1971 में उन्होंने भारतीय प्रेसिडेंट को बोला कि भाई मेरी मर्जी है, मेरी विल के अकॉर्डिंग आप अभी जो इलेक्शंस 72 में होने हैं वो पहले ही करा दीजिए, क्योंकि उन्हें यह डर था कि शायद इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मेरी जो बहुमत है वो चली जाए। तो जब 1971 में इलेक्शंस हुए तो पहला गैप तो यहीं पे आ गया, फर्स्ट गैप वाज हियर ओनली, राइट। उसके बाद जब 1971 में इलेक्शन हुए तो इसके हिसाब से जो सरकार चलनी थी वो चलनी थी 1976 तक, 1976 तक। लेकिन 1976 का जो पीरियड था ये भारत में इमरजेंसी का पीरियड था। तो इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन करा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से उन्होंने बोला कि भाई अगर भारत में इमरजेंसी लगती है तो उस सिचुएशन में इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी बात बोल दे कि भाई अभी इमरजेंसी की वजह से हम इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक बार में 1 साल के लिए आप लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हो, और यही हुआ। और इस वक्त के ऊपर जो सरकार 76 तक रहनी थी वो सरकार चली 77 तक। लेकिन 77 में फिर इलेक्शंस होने ही थे। जब 77 में इलेक्शंस हुए तो इस वक्त के ऊपर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी वगैरह इंपोज करी थी, है ना, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला था, तो उनके लिए एक बहुत नेगेटिव इमेज फैल गई थी। इसी चीज का फायदा जो कांग्रेस का दूसरा सेक्शन था विच वाज अंडर मोरारजी देसाई, उन्होंने उठाया, और मोरारजी देसाई ने यहां पे आके अपनी सरकार बनाई। मोरारजी देसाई फॉर्म द गवर्नमेंट इन 77। लेकिन मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी यहां पे बनी वो सिर्फ 2 साल के लिए ही चल पाई, और 2 साल के बाद फिर से सरकार डिसॉल्व हो गई। अभी इस पे यहां पे कारण क्या था, क्योंकि 79 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी खो दी। भारत में तो वही पार्टी सरकार बनाएगी अपनी जिसके पास बहुमत है लोकसभा में, तो इन्होंने लोकसभा में अपनी बहुमत खो दी। इसी के चलते हुए फिर से जब इलेक्शंस हुए तो 80 में, जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी जी ने फिर से अपनी सरकार बनाई। और इंदिरा गांधी जी की सरकार जनवरी 1980 से लेके चलनी थी कब तक, 85 तक। लेकिन इसी के बीच एक साल आता 84, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो एक बार जो फिर से गैप आया वो 79 के बाद 84 में आया। तो 84 में जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और राजीव गांधी जी ने फिर से जो ये वाला प्रावधान था इसको एक्सरसाइज करते हुए 1985 में जो इलेक्शंस होने थे, है ना, उनको बोला गया कि भाई आप एंडिंग ऑफ 1984 तभी आप इलेक्शंस करवा लीजिए। तो 1984 के एंडिंग में ही इलेक्शंस करवा लिए गए। जब ये इलेक्शंस हुए तो राजीव गांधी जी बने
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अभी अगर ये 84 में बने हैं तो ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 89 तक। लेकिन 89 में आपने वो मूवी भी देखी होगी मद्रास कैफे, है ना, राजीव गांधी जी का इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उनकी भी एक अटैक में हत्या हो जाती है, राइट। तो 89 के बाद जो सरकार बनी वो सरकार बनी वीपी सिंह की, वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। अभी वीपी सिंह की गवर्नमेंट 89 में जो इलेक्ट होके आई ये भी रही 91 तक, और 1991 में आते आते जो 89 में सरकार बनी थी, आइडियली इसको 1994 तक रहना था, 94 तक रहना था, लेकिन 2 साल में ही इसने मेजॉरिटी खो दी। उसके बाद 1991 के बाद अगर हम बात देखें तो फिर एक हमें स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। 91 के बाद जो सरकार आई वो आई पीवी नरसिम्हा राव की, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चली 1996 तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो 96 के बाद जब फिर से इलेक्शंस हुए तो इस दौरान जो सरकार बनी वो केवल तकरीबन 3 व्यक्तियों ने सरकार बनाई, क्योंकि यह समय वैसा था कि भारतीय पॉलिटिक्स में किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। सरकारें जो बनती थी वो कोलेशन से बन रही थी। कोलेशन मतलब 3-4 पार्टियां साथ में आएंगी और अपनी बहुमत दिखाएंगी हाउस में, और जो उनका लीडर होगा उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अनलाइक प्रेजेंट डे, जैसे बीजेपी के पास बहुमत है तो वैसा नहीं था, राइट। तो यहां पे पहली सरकार बनाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, राइट। वो 13 दिनों की सरकार थी। उसके बाद जो सरकार बनाई वो देवे गौड़े जी ने बनाई। उसके बाद तीसरा नंबर आया आई.के. गुजराल का। लेकिन तीनों सरकारें सिर्फ 2 साल के लिए ही चली। तो 96 से लेकर 98 तक का जो 2 साल का कार्यकाल था, इसमें सिर्फ 3 सरकारें मेजॉरिटी की वजह से निपट ली। अब अगर हम बात करें 98 में, तो 98 में जब फिर से इलेक्शंस हुए तो यहां पे सरकार बनाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लेकिन फिर से बहुमत के कारण, मेजॉरिटी के कारण, एमपी जो इधर से उधर जा रहे थे, पार्टियां बदल रहे थे, तो 98 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी ये 13 महीनों के लिए ही चली। और इस सरकार के खिलाफ 13 महीनों बाद एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास, कि भाई हमें इस सरकार में भी विश्वास नहीं रहा, एक मोशन प्रेजेंट करा जाता है। और यह सरकार तकरीबन 1 वोट की मदद से उस मोशन को हार जाती है और यह सरकार फिर से गिर जाती है। इसके बाद 1999 में जब इलेक्शंस हुए तो उसके बीच में, उसके बाद जो सरकार बनी वो फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई। और तब से लेके जो सरकारों का कार्यकाल है या लोकसभा का कार्यकाल है वो अपने टाइम के ऊपर चलता आ रहा है। तो 1999 वाज द लास्ट टाइम। उसके बाद 2004 में फिर से जो यूपीए अलायंस बना, उसके बाद 2009 तक वो रहा, 2009 से 2014 तक फिर से यूपीए अलायंस रहा, और 2014 से जो एनडीए अलायंस 1 रहा, और 2019 के बाद एनडीए अलायंस 2 रहा। और अब हम मई के महीने में देखने जा रहे हैं, मई के अभी मई 2024 के महीने में हम अगले इलेक्शन देखने जा रहे हैं, और यह सरकार रहेगी 2029 तक। ये इसका नॉर्मल कार्यकाल रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम इस वक्त से लेके 67 से लेके एंड अप्रोक्सीमेटली इफ वी टॉक अबाउट द ईयर 99, राइट, प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि भाई सरकारों के पास मेजॉरिटी नहीं थी, और जब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं होती थी तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाती थी। इस चीज पे ऊपर जो ध्यान दिया वो फाइनली सबसे पहली बार ध्यान दिया गया 1985 के टाइम के ऊपर। 1984 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई तो उन्होंने 1985 में कि भाई एमपीज इधर उधर जा रहे हैं, इसका कारण ढूंढा, और इसी चीज को रोकने के लिए वो एक कानून लेके आए जिसको भारत में नाम दिया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर हम भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, तो एंटी डिफेक्शन का मानना यह है कि जब एक व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव में खड़ा होता है तो वो लोगों को अपने साथ साथ अपनी पार्टी को वोट करने के लिए भी बोलता है। क्योंकि आज भी अगर आप देखो, भारतीय लोगों के मन में यही रहता है कि भाई इस पार्टी की सरकार है ना, हमारे यहां पे तो पंजे की सरकार है, हमारे यहां पे तो कमल की सरकार है, हमारे यहां पे तो तकड़ी की सरकार है। तो मानना यह है कि भाई अगर आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों ने आपके साथ साथ अपनी पार्टी को भी आपका विश्वास दिया है, आपकी पार्टी को भी अपना विश्वास दिया है,
तो आप जब पार्लियामेंट में या लोकसभा में चले जाओगे, आपके पास कोई अधिकार नहीं है उनका ट्रस्ट ब्रीच करने का। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम लेके आए एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन 1985 का जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, इसमें थोड़े लूप होल्स थे। 1985 के एंटी डिफेक्शन में हमने बोला कि भाई मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक्स पार्टी से इलेक्ट होकर लोकसभा में आता है और वो लोकसभा में आके अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, तो उसको तुरंत भाव से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन 1985 में हमने बोला कि भाई अगर 1/3 मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, और यही इसका लूप होल था। अभी मान लीजिए कि भाई हमारे पास बहुमत लेने के लिए 273 मेंबर हैं, और कोई भी मान लीजिए कोई छोटी पार्टी है जिसके पास 100 सीटें हैं, और उसने इस सरकार को अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए सपोर्ट दी है। अब मान लीजिए इसमें से 1/3 मतलब 33 मेंबर चले गए, तो मेंबर्स कितने बचे? 240, और सरकार ने बहुमत अपनी खो दी। इसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए इस लॉ की 2003 में अमेंडमेंट करी गई। अमेंडमेंट करके बोला गया कि अब से अगर 1/3 लोग भी अपनी पार्टी को छोड़ के जाएंगे तो उन सबको तुरंत भाव से डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। लेकिन अगर अब 2/3 मेंबर्स छोड़ के जाते हैं तो वो बात सही है, उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। इसका कारण यह है कि भाई अगर 2/3 एमपीज अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी में ही कोई सीरियस कंसर्न है कि इतने लोगों को असहमति है उस पार्टी में रहने से। सो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक कानून आ गया है, और आप देखो 2003 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, कोई हमें ऐसा कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं मिला जिसमें मेजॉरिटी खोने की वजह से सरकार गई हो। तो एक आर्ग्यूमेंट हमारे पास यह है कि अब अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन ले भी आते हैं तो हमारे पास एंटी डिफेक्शन जैसे कानून हैं जो वो कारण की मेजॉरिटी खोने की वजह से लोकसभा अर्ली डिसॉल्व हो रही थी उसको तो ये रोक लेगा। एक हमारे पास कारण ये है, राइट। दूसरे मुद्दे पे बढ़ते हैं कि भाई ये तो हमने लोकसभा में देख लिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या कारण रहा। तो अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो सबसे पहला जो प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास आता है 1952 में सब स्टेट्स के इलेक्शन साथ में हुए, लोकसभा के साथ ही हुए ये। उसके बाद अगर हम 1957 की बात करें तो तब भी सारे इलेक्शन साथ में ही हुए। तो 1957 तक सब चीजें सिंक में थी। लेकिन 59 में पहली स्टेट जो थी केरला, तो यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी जो 57 में बन के आई थी, विच वॉज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस जो सेंटर में थी। तो कांग्रेस ने सबसे पहले जो डीसिंक स्टेट्स में करा वो केरला में करा गया और केरला की सरकार को निलंबित करा गया। तो यहां पे पहला डीसिंक आया। उसके बाद बाकी सारी स्टेट्स ऐसे ही चलती रही, और दूसरा बड़ा डीसिंक आया 1967 में। 1967 में 4 राज्य, उनमें हरियाणा, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट्स में जो सरकारें थी वो मेजॉरिटी वाला जो मैंने आपको एंटी डिफेक्शन का कारण बताया उनकी वजह से गिर गई, क्योंकि एमएलएज एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे, राइट। उसके बाद जो मेजर सीन आता है वो आता है 1977 में। अब आपको पता है कि भाई सेंटर लेवल के ऊपर 1977 में क्या सीन चल रहा था, राइट। इंदिरा गांधी जी की सरकार की बुरी इमेज बन गई थी इमरजेंसी की वजह से और उसका फायदा उठाया था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में, राइट। तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब 1977 में आती है तो तकरीबन 9 राज्य ऐसे थे जहां पे कांग्रेस की सरकार थी। तो सेंटर में जब जनता पार्टी आती है मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने सभी की सभी 9 स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस की सरकार थी वहां पे सरकार को गिरा के अपने फिर से इलेक्शंस करवाए, और तकरीबन 6 से 7 स्टेट्स में जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब आप पूछोगे कि ये कैसे? क्योंकि स्टेट, जैसे हमने लोकसभा की बात करी थी, तो वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो सकती है। सबसे पहला तो 5 साल का टेन्योर इनका चला जाए। दूसरा, वैसा ही जैसे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी थी और वो सजेस्ट करते थे प्रेसिडेंट को, तो वैसे ही अगर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को सजेस्ट करें तब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करी जा सकती है। तीसरा,
पार्टी जो बहुमत थे में थी वो अपनी मेजॉरिटी खो दे क्योंकि एमएलए दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तीसरा यह कारण होता है कि भाई भारत में आर्टिकल नंबर 356 है। आर्टिकल नंबर 356 के तहत अगर कोई भी स्टेट के गवर्नर प्रेसिडेंट को यह बताएं कि भाई अभी कंडीशंस सही नहीं है और स्टेट की सरकार सेंटर के मुताबिक नहीं चल पा रही या अपने संविधान के मुताबिक नहीं चल पा रही, तो गवर्नर की रिपोर्ट के तहत या प्रेसिडेंट को खुद यह फील हो तो 356 के अंदर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लाके वहां की सरकार को निलंबित करा जा सकता है। राइट, तो यह प्रावधान है। अभी यहां पे जब 9 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार थी तो उसको हरा के फिर से इलेक्शंस करवाए गए, तो 6-7 में जनता पार्टी आ गई। फाइनली उसके बाद 1979 में आपको पता है फिर से इलेक्शंस हुए और 80 में इंदिरा गांधी जी की सरकार फिर से आई, क्योंकि 2 साल बाद तो यह सरकार गिर गई थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत राइट फिर से 9 के 9 इन्हीं 9 के 9 राज्यों में जहां पे जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे सरकार गिरा के फिर से इलेक्शंस करवाए और इस वक्त के ऊपर 6 या 7 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। राइट, तो तकरीबन स्टेट्स में जो डिसिंक्रोनाइजेशन थी उसकी यह कहानी है। उसके बाद अगर हम भारत के प्रेसिडेंट्स की बात करें तो भारत के प्रेसिडेंट्स में 52 से 57 से 62 62 से 67 तक सब सही चलता आया। 67 की अगर हम बात करें तो 1967 में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए तो उनका नाम था जाकिर हुसैन, लेकिन 2 साल बाद ही 69 में जाकिर हुसैन की ऑफिस में ही डेथ हो गई। मतलब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ही थे और प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी डेथ हुई तो यहां पे पहला डिसिंक्रोनाइजेशन आ गया और जब यह डिसिंक्रोनाइजेशन आया तो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली थी, तो उस वक्त के ऊपर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वीवी गिरी और 1967 में ही वो भी इलेक्ट होके आए थे। तो वीवी गिरी ने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको भारतीय प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ने थे। तो एक डिसिंक आ गया प्रेसिडेंट में, दूसरा डिसिंक आ गया वाइस प्रेसिडेंट में। उसके बाद अगर अगली बात करें तो 69 में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए है ना, उसके बाद सही चलता रहा। अगला कार्यकाल आया 74 का, तो 74 में जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, लेकिन इनकी भी 3 साल ऑफिस में रहने के बाद 77 में डेथ हो जाती है और 77 में इनकी जगह लेते हैं नीलम संजीव रेड्डी। राइट, और उसके बाद ही फिर ये प्रोसेस सिंक में आ गया क्योंकि हमें 77 ही चाहिए था। 77 के बाद 82, 82 के बाद 87, तो ये तो प्रोसेस फिर से सिंक में हो गया और ये वैसे ही चलता आ रहा है। राइट, तो तकरीबन हमारे पास ये कारण थे। अभी हमने मेजॉरिटी की वजह से जो सरकारें जा रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए तो हम एंटी डिफेक्शन कानून ले आए हैं, लेकिन एक कारण यह भी है 356 वाला प्रेसिडेंट रूल। इसके लिए अभी क्या प्रावधान आया है, इसको कैसे डील करेंगे? राइट, इसके पीछे का आपको कारण समझना पड़ेगा। तो यूजुअली भारतीय प्रेसिडेंट हैं जो वो नॉमिनल हेड है। भारतीय प्रेसिडेंट जो हैं वो एक नॉमिनल हेड है, टाइटुलर हेड है। भारतीय संविधान में यह बात क्लियरली लिखी गई है अंडर आर्टिकल नंबर 74, अनुच्छेद 74 यह बात बोलता है कि भाई भारत के प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उनको वो डिसीजन जो भी भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी हेड कर रहे हैं, उनकी सलाह के बिना वो बात नहीं कर सकते। उनको कुछ भी करना है, उनको हमेशा वो चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही वो चीज करनी है। इतनी बात समझ में आई। अभी इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ये नहीं करते तो अगर प्रेसिडेंट ये नहीं करते तो आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत यह लिखा गया है कि भारतीय प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाएगा। इंपीच करना मतलब उनको अपने ऑफिस से हटा दिया जाएगा। यूजुअली हम जब किसी भी नॉर्मल पोस्ट को हटाना होता है उनके लिए शब्द रिमूवल यूज करते हैं, लेकिन सिंस रिमूवल शब्द उनके लिए यूज होता है जिनकी कोई अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हो,
भारतीय प्रेसिडेंट की कोई अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं है, ही इज द हाईएस्ट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द इंडिया, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली इनके लिए जो शब्द यूज करा जाता है इंपीचमेंट करा जाता है, लेकिन इनकी इंपीचमेंट के लिए भारतीय संविधान में एक ही कारण लिखा गया है और वो है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर ये भारतीय संविधान में जो लिखा गया है उसको वायलेट करेंगे। और भारतीय संविधान क्या बोलता है कि इनको अपना कोई भी निर्णय लेना है, वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनकी सलाह से ही लेना है, उनकी मदद से ही लेना है। लेकिन इनके पीछे एक पॉलिटिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बैठता है कि भाई क्यों प्रेसिडेंट जी को इनकी बात माननी ही माननी है। तो वो तो हमने बोला 74 के तहत, लेकिन 61 के तहत वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने से इनकी इंपीचमेंट होगी। क्यों भाई, क्यों करी जाएगी? क्योंकि भारतीय प्रेसिडेंट जब कसम खाते हैं तो वो कसम खाते हैं कि भाई मैं आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जी बोले कि भाई मेरे लिए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने पे आप रिमूवल क्यों करोगे? तो हमने बोला प्रेसिडेंट जी आपने ही तो कसम खाई थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का मतलब भारतीय प्रेसिडेंट के लिए क्या है? क्योंकि रियल डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय प्रेसिडेंट डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके मुताबिक चलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी मदद से चलेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि भाई ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको पता है भारत में मेजॉरिटी पार्टी रूल चलता है, ये एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू वन पार्टी। अभी मान लीजिए कि भाई जो इनकी पार्टी है और भारत के जो डिफरेंट राज्य हैं, कई राज्य ऐसे होंगे जहां पे इनकी पार्टी की सरकार नहीं होगी, तो ये अभी प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर दें कि भाई यहां पे, क्योंकि हमने क्या बोला था, प्रेसिडेंट को अगर गवर्नर रिपोर्ट दें या प्रेसिडेंट जी को खुद ये लगे, और खुद प्रेसिडेंट जी को नहीं लग सकता, यही लोग हैं जो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे, राइट। तो ये लोग अगर प्रेसिडेंट को सजेस्ट करें कि भाई यहां पे अभी संविधान के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही, या यूनियन ने 256 के तहत स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दी थी और स्टेट वो नहीं मान रही, तो यहां की सरकारों को निलंबित कर दिया जाए, तब भी वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इसके लिए एक प्रोटेक्शन आ गई है, वो प्रोटेक्शन हमारा सुप्रीम कोर्ट लेके आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक जजमेंट पास करी जिसका नाम था एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस के तहत यह बोला जाता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भारतीय प्रेसिडेंट को जो भी एड एंड एडवाइस देते हैं, वो क्या सलाह दी गई है, कोर्ट इसमें कभी भी इंक्वायर नहीं कर सकता। यह आर्टिकल नंबर 122 के तहत बोला गया है। लेकिन एसआर बोम्मई केस में बोला गया कि भाई अगर कोई भी गवर्नर अपनी स्टेट से रिपोर्ट भेजे और उस रिपोर्ट के तहत या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अदरवाइज भारतीय प्रेसिडेंट को यह सजेस्ट करें कि भाई XYZ स्टेट में आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो, तो इस केस में कोर्ट यह इंक्वायर कर सकता है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इनको सजेस्ट करा था प्रेसिडेंट जी को, उसके पीछे क्या फैक्ट्स थे, कि भाई किस एविडेंस को देखकर, क्या फैक्ट्स को देखकर आपने प्रेसिडेंट जी को यह सलाह दी, वो प्रेसिडेंशियल रूल वाले मैटर में कोर्ट एक्सप्लोर कर सकता है। और उसके बाद क्या आपने जो भी कंसिडरेशंस करी, उन फैक्ट्स को देख के जो भी आपने निष्कर्ष निकाला, क्या वो रेलेवेंट था, और उस रेलेवेंसी के ऊपर आपने प्रेसिडेंट जी को यह सलाह दी है, आपने इररेलेवेंट कंसिडरेशंस कर ली हैं। तो इस चीज को कोर्ट एक्सप्लोर कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट जी को हर मुद्दे में सलाह देते हैं, विदाउट उनके प्रेसिडेंट जी काम नहीं कर सकते। यह हमारे संविधान में लिखा है, और हमारे संविधान में यह भी लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी सलाह देंगे उसमें कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता। लेकिन एसआर बोम्मई के तहत अगर अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट जी को प्रेसिडेंट रूल लगाने की सलाह देते हैं, तो उसके पीछे के कारण क्या थे, वो कोर्ट एक्सप्लोर कर सकता है। और अगर वो कारण सही नहीं हुए तो कोर्ट तुरंत भाव से उस डिसीजन को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है और प्रेसिडेंशियल रूल हटा सकता है, राइट। तो दूसरा जो हमारे पास वो था कि भाई सेंटर की सरकार स्टेट की सरकारें हटा रही थी, उसके लिए भी अभी हमारे पास समाधान है। क्लियर।
अगली चीज ये है कि भाई अगर अभी हम लेके आ रहे हैं, राइट, हमने इस कमेटी ने बोला कि भाई हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे, तो ये हम वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके कैसे आएंगे? तो इस कमेटी ने बोला कि भाई भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट 2 स्टेजेस में आएगा। पहली स्टेज में भारत में जितनी भी लोकसभा है और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको सिंक करा जाएगा, राइट। और इस सिंक को करने के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में एक संशोधन करके लेके आया जाएगा। अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप अमेंडमेंट को समझो तो ये 3 तरीके से करी जा सकती है। एक है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी है स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरी है स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें स्टेट्स की अनुमति लेना भी अनिवार्य है, जिसको आप बोलते हो रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, कि भाई जितनी स्टेट्स हैं उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स सिंपल मेजॉरिटी से उसको अनुमति दे दे। क्यों? इन जैसे मामलों में हमेशा जो मामला होता है वो फेडरलिज्म के साथ रिलेटेड होता है, जहां पे सेंटर और स्टेट्स दोनों इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहां पे क्या बोला गया कि यहां पे जो 368 के तहत अमेंडमेंट होगी वो ये वाली होगी, स्टेट्स को नहीं पूछा जाएगा, स्टेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस कमेटी ने बोला है। दूसरे लेवल पे इन्होंने बोला है कि भाई जो सेकंड सिंक आएगा वो सेकंड लेवल के ऊपर हम लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस भी जोड़ देंगे। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रखा जाएगा कि इन तीनों के इलेक्शंस एक ही दिन पे नहीं होंगे। एक स्टेट में इन तीनों के इलेक्शंस एक दिन में नहीं होंगे, इनके इलेक्शंस के 100 दिन के अंदर अंदर हम इनके इलेक्शंस भी करवा देंगे। तो ये एक प्रावधान रखा गया है, राइट। उसके बाद इसके लिए जो इन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी वो 368 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी शेड्यूल 7 के हिसाब से स्टेट लिस्ट में आते हैं। क्लियर? अगली बात करते हैं। अभी अगर हमें लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन साथ में करवाने हैं, राइट, तो इनके लिए एक कॉमन इलेक्टोरल रोल भी तो चाहिए होगा, जिसके ऊपर जो व्यक्ति इसमें वोट कर सकते हैं उनका नाम होगा। तो पहले इनके लिए जो इलेक्टोरल रोल है वो बनाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इनके लिए बनाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशंस, राइट। नाउ हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और करनी पड़ेगी, जिसमें हम 368 के तहत एक अमेंडमेंट करेंगे और इसमें भी रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशंस के साथ मिलके एक कॉमन इलेक्टोरल रोल और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी होती है जिसको आप एपिक बोलते हो वो बना सके। तो इन मुद्दों पे हमें काम करना होगा बिफोर वी गेट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अभी अगली बात पे बढ़े कि भाई इस कमेटी ने बोल तो दिया कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे, लेकिन मान लीजिए हमने 2 मुद्दे तो कंट्रोल कर लिए, एक मेजॉरिटी वाला और दूसरा था प्रेसिडेंशियल रूल वाला, कि जिसकी वजह से डीसिंक नहीं आएगा। लेकिन इनके बावजूद भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनसे सरकार समय से पहले गिर सकती थी। मान लीजिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अगेंस्ट 13 महीनों बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था और वो 1 वोट से हार गए थे। ऐसा अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र पास हो गया तब क्या करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने प्रावधान ये रखा है कि भाई मान लीजिए नॉर्मल प्रोसीजर चलता आ रहा है 2024 से लेके 2029, ये चल रहा है लोकसभा का, और यही मान लीजिए हाइपोथेटिकली 2024 से लेके 2029 चल रहा है सभी स्टेट्स का। मान लीजिए लोकसभा की सरकार 2026 में गिर जाती है, तो जो 2026 में सरकार के लिए फिर से इलेक्शंस होंगे और तब जो सरकार नियुक्त होकर आएगी वो 2026 से लेके 2031 तक नहीं रहेगी जैसा अभी चल रहा है। वो सरकार सिर्फ 3 साल 2026 से लेके 2029 तक ही रहेगी, ताकि फिर से चीजें सिंक में आ जाए। और ऐसा ही अगर किसी स्टेट की सरकार में भी होता है तो वहां पे भी उतने टाइम के लिए आएगी जितना टाइम टेन्योर में बचा है, ना कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए। क्लियर? चलिए अगली बात पे बढ़ते हैं कि भाई इस मूव को लाने के क्या पॉजिटिव रहेंगे और क्या नेगेटिव रहेंगे। लेकिन उसके पहले
अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो 2025 के लिए, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए जीएस फाउंडेशन P2I बैच लेके आया है, राइट। ये बैच तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश। आपका ये जो बैच है ये इंग्लिश बैच है, ये शुरू हो रहा है 27 मार्च को। अगर हम बात करें तो ये मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे वाला बैच है। इसकी फीस 70,000 रुपए है, लेकिन होली के लिए स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट अ डिस्काउंट फॉर यू और आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो 21,999 रुपए में। लेकिन उसके लिए आपको जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे एक अप्लाई कोड करके सेक्शन होगा, वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है GS Life। अगर आप स्टडी आईक्यू का और भी कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई द कोड GS Life टू गेट द हाईएस्ट डिस्काउंट्स पॉसिबल। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। आई विल अपलोड इट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल GS_Gill UPSC। ठीक है जी, ये टेलीग्राम पे है। अगर आपको मेरे साथ कोई भी बात करनी है, कुछ भी डाउट है किसी चीज को रिलेटेड, तो आप मेरे साथ GS_Gill 07, ये मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पे है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हो, राइट। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई अभी इस कमेटी ने बोल तो दिया है, तो इसके पॉजिटिव्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला पॉजिटिव तो इस बात का यही है कि भाई भारत में अगर हम बात करें तो इस कमीशन का मानना है कि अभी प्रेजेंटली भारत में तकरीबन, अगर हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को हटा दें, राइट, तो भारत में तकरीबन एक साल में 5 से 6 इलेक्शंस हो रहे हैं। हर एक 2 महीने बाद भारत में इलेक्शन हो रहा है। अभी उस इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए ताकि वो बूथ में आ सके, राइट। और इन सब के पीछे जो मेन चीज है वो है पैसा। तो भारत में अभी हम इलेक्शंस की अगर कॉस्ट देखें तो मशीनरी डिप्लॉय करने के लिए बहुत तगड़ी कॉस्ट आती है। अगर हम 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 7 लाख बूथ बनाए गए थे। और उसके बाद अगर हम टोटल खर्चा देखें तो इलेक्शंस के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा करा गया था। और फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अभी न्यूज में चल रहे हैं उनके हालात तो जानते ही हो, राइट। उसके बाद अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो अक्सर अगर आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझिए, अगर आपको लगता है कि भाई हर एक 2 महीने बाद इलेक्शंस आ रहे हैं, 1 साल बाद इलेक्शन आ गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, उसके बाद लोकसभा के चल रहे हैं, फिर विधानसभा के चल रहे हैं, उसके बाद विधान परिषद कई स्टेट्स में उनके इलेक्शन चल रहे हैं, फिर पंचायत के आ गए, फिर म्यूनिसिपैलिटी के आ गए। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलती है कि भाई ये चीज तो हर एक थोड़े टाइम बाद ही आ जाती है, हम क्यों वोट करें। तो उससे वोटर टर्नआउट पे बहुत तगड़ा असर पड़ता है। और यह माना जाता है कि भाई अगर अभी 5 साल में एक बार के लिए इलेक्शंस आएंगे तो लोग भी खुशी से उस पर्व में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। उसके बाद जैसे आपको पता है 3 दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया। और जब भी MCC लगता है तो जितने भी पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और सबसे तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि भाई इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी नहीं लेके आ सकती ताकि वो लोगों को लुभा ना पाए इलेक्शंस के लिए। और इसका लेकिन सीधा सीधा इंपैक्ट कहां पे पड़ता है। वो बात सही है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह ना लेके आ पाए, क्योंकि उससे फिर वो वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेगी और वोटर्स पिछली सब चीजें भूल के उसके लिए वोट करेंगे। लेकिन इसका इंपैक्ट आप गवर्नेंस पे भी समझिए। अगर आप एक पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करो तो MCC लगने की वजह से पॉलिसी में पैरालिसिस आ जाएगा। उस टाइम के ऊपर देश की गवर्नेंस को कौन देखेगा, राइट। फिर मुद्दा आता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का, जो हमने ऊपर बात करी। अगली बात हम अगर करें, जैसे आपने देखा हो परसों की स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की कि भाई इस बार इलेक्शंस में कोई भी MP अगर हेट स्पीच हल्की सी भी दे रहा है हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसका कारण यह था कि भाई इलेक्शंस को एज अ पोलराइजिंग इवेंट्स डील करा जाता है। और पोलराइजिंग का मतलब है कि लोगों को 2 पोल्स में बांट दिया जाएगा, वो चाहे फिर रेस के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, कास्ट के आधार पे हो, क्लास के आधार पे हो। तो इलेक्शंस एक पोलराइजिंग इवेंट्स का काम भी करते हैं। तो जितने फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे उतनी समाज में जो सोशल हार्मनी है वो सोशल डिसहार्मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज नॉट बिहाइंड शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स। वो एक बात बोली जाती है ना, इट इज ऑलवेज गुड टू टीच अ पर्सन हाउ टू फिश रादर देन टू गिव हिम अ फिश। जब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो सरकारें लोगों में बहुत ज्यादा फ्रीबीज बांटती हैं, लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स माफ कर देगी, लोन्स को वेव ऑफ कर देगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें और लोगों के एस्पेक्ट से भी देखें तो अच्छी चीज है। लेकिन क्या इसके पीछे का हिडन एंगल ये नहीं है कि सरकार उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रही है कि भाई आप फिर से अगले 4 साल में लोन ले लीजिए या बिजली मुफ्त में यूज करिए, अपने लिए कुछ मत करो,
राइट। और फिर जब हम 4-5 साल बाद अगले आएंगे हमें वोट देने के लिए, हमें वोट दीजिएगा और हम आपके लोन फिर से माफ कर देंगे। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन क्या यह देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में ठीक है? बात है नहीं, आंसर है नहीं, राइट। तो ये सब इसके पॉजिटिव्स रहेंगे। उसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि भाई व्हाट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्स, व्हाट इफ स्टेट गवर्नमेंट फेल्स, उसका जवाब ये एचएलसी कमेटी हमें पहले ही दे चुकी है। भाई अगर कोई फेल हो गया तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रावधान है, वो सरकार अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए नहीं आएगी, जितना टाइम आगे के लिए बचा है वो सिर्फ उतने टाइम के लिए ही आएगी। उसके बाद एक तगड़ा चैलेंज ये भी है, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो शब्द है, राइट, ये 2 शब्दों से बना है। एक है डेमो, दूसरा है क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल, जैसे आप यूज करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर, है ना। तो डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब होता है पावर टू रूल। और डेमोक्रेसी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होती है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और दूसरी होती है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। अगर हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करें, राइट, तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेसी है, लेकिन इसका मतलब है ये डेमोक्रेसी 100% डेमोक्रेसी नहीं है या ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जो प्रोसीजर चाहिए वो प्रोसीजर होता है क्या? इलेक्शंस का। ये उस इलेक्शंस के प्रोसीजर को बस फॉलो कर रही है, इस वजह से ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। लेकिन सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी ये है ट्रू डेमोक्रेसी। एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के क्षेत्र में लाई करता है। अभी अगर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के क्षेत्र में जो मेन चीज है वो है इलेक्शंस, तो अगर मैं आपको एक एनालॉजी बनाऊं, राइट, कि भाई मोर इलेक्शंस इज इक्वल टू मोर डेमोक्रेसी, जितने ज्यादा इलेक्शंस उतनी ज्यादा डेमोक्रेसी। नो इलेक्शंस इज इक्वल टू नो डेमोक्रेसी, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो क्या हम तीसरी बात ये बोल सकते हैं कि भाई लेस इलेक्शंस इज इक्वल टू लेस डेमोक्रेसी? यस, डेफिनेटली। तो अगर 5 साल में एक बार इलेक्शंस होंगे तो क्या हम जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी हैं उतना भी रह पाएंगे? राइट। मूविंग फॉरवर्ड, तीसरी बात अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट। अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट का यह मानना है कि भाई भारत 2 तरह की डेमोक्रेसी और होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोग अपने कानून खुद बनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जैसे भारत में है, हम लोग चुनते हैं अपने नुमाइंदे, एमएलए और एमपी, वो हमारे बिहाफ के ऊपर कानून बनाते हैं। नाउ अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट ये बोलता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी भारत में है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे, वो है ग्राम सभा। अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक प्रावधान होता है राइट टू रिकॉल, कि भाई अगर आपको सही ना लगे तो आप अपने जो भी चुना गया मेंबर है उसको वापस बुला सकते हो कि भाई हम तुम्हें नहीं चाहते, तुम अच्छा नहीं कर रहे, यू प्लीज कम बैक। लेकिन भारत में तो राइट टू रिकॉल भी नहीं है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर आपने किसी इंसान को 5 साल के लिए चुन लिया तो वो तो भाई सेफ साइड होके बैठ गया कि भाई मैं तो 5 साल के लिए हूं ही, राइट। लेकिन अगर यहां पे इलेक्शंस, मान लीजिए कोई सेंटर की सरकार है, उसको हर एक 2 या 3 महीने बाद भारत की 28 स्टेट्स में इलेक्शंस फेस करने हैं, तो वो वहां पे जीतने के लिए भी सेंटर में कुछ अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगी। और अच्छी पॉलिसीज क्यों लेके आएंगी? क्योंकि उनको वहां पे जीतना है। और यही चीज उनकी एक अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करती आ रही थी, जो अभी हमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, हमने ये तो बोल दिया कि भाई 60,000 करोड़ रुपए 2019 के इलेक्शंस में लगा, 2 महीने बाद इलेक्शंस आ जाते हैं, खर्चा बहुत होता है, वेल एंड गुड, एक्सेप्टेड। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर इलेक्शन 5 साल में एक बार होंगे तो ये उस व्यक्ति के लिए जो पॉलिटिकल इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है उसके लिए डू और डाई इवेंट होगा कि भाई अब तो 5 साल में एक बार आना है, जितना पैसा झोंकना है झोंक दो, 5 साल में आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये उसकी साइकोलॉजी को उस वे में ऑपरेट करेगा? पहले तो ये था कि पार्टीज को भाई 2 महीने बाद यहां पे आ जाएंगे, चलो यहां पे हार गए तो वहां पे तो जीतने के लिए है, लेकिन दिस विल बी अ डू एंड डाई, राइट। जितना है झोंक दीजिए, तो खर्चा और भी बढ़ सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी एन इशू। उसके बाद रीजनल इश्यूज टू बी ओवरशैडोड बाय द नेशनल इश्यूज। इसके कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने हैं, राइट, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रचार कर रही है। अभी पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट में एमपी के इलेक्शंस भी होने हैं, एमएलए के भी होने हैं, तो वो किन मुद्दों पे फोकस करेगी उस स्टेट में प्रचार करते टाइम, या मान लीजिए क्लस्टर ऑफ स्टेट्स में प्रचार करते टाइम, जो नेशनल लेवल के हैं, ताकि लोगों को एज अ मास एक नेशनल कॉन्शियसनेस आ पाए और वो स्टेट के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी अपनी सरकार बना पाए। लेकिन उस मामले में चीजें ओवरशैडो कौन सी होंगी? किसी भी स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा छोटा सा मुद्दा,
वो ओवरशैडो हो जाएगा इनसे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये थे इसके इश्यूज, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल सिनेरियो देख लेते हैं। तो अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो हाँ, साउथ अफ्रीका में भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं। तो जो भी इलेक्शंस हैं उनके नेशनल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, वो साइमल्टेनियसली हर एक 5 साल बाद हेल्ड करवाए जाते हैं, और जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हैं वो हर एक 2 साल बाद करवाए जाते हैं। अगर हम स्वीडन की बात भी करें तो स्वीडन के भी जो भी नेशनल लेजिस्लेचर है उनका, जिसका नाम है रिक्सडाग, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है जिनको वो कंट्री काउंसिल भी बोलते हैं, जिसका नाम है लैंडस्टिक, है ना, और लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपैलिटीज जिनको वो कॉमन फुल मैक्टीग बोलते हैं, उनकी भी उन्होंने सबकी इलेक्शंस एक ही डेट करवाने के लिए फिक्स कर रखी है। तो हर एक 4 साल बाद सितंबर महीने का जो भी दूसरा संडे आएगा उस दिन वो उसके इलेक्शंस करवाते हैं। तो एक दिन फिक्स्ड रख रखा है उन्होंने। लेकिन द थिंग ऑल्सो इज कि भाई ये जो कंट्रीज हैं ये छोटी कंट्रीज, इनकी पॉपुलेशन छोटी है, तो यहां पे ये चीज सस्टेन हो पाती है, राइट। और जो हम चैनल एंड मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये एक चैलेंज वो भी बन सकता है कि भाई एक ही दिन के ऊपर जब हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे देश के इलेक्शंस एक दिन में होंगे, लेकिन वो 1-1.5 महीने के टाइम के ऊपर जब हमें सारे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस को या जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को घुमाना होगा, तो ये भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, एक बॉर्डर के लिए चैलेंज भी बन सकता है, राइट। चलिए, उसके बाद अगर हम बाकी इस कमेटी के अलावा पहले के व्यूज की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो 1983 में ही बोल दिया था कि भाई आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट फिर से वापस लेके आइए। उसके बाद भारत में एक लॉ कमीशन भी है, राइट। तो लॉ कमीशन ने भी 1999 में बोला था कि भाई हां, हम भी बैक करते हैं, भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो 2016 में नीति आयोग ने भी अपना एक वर्किंग पेपर बनाया था ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, और उसमें भी उसका कुछ मानना यही था कि भारत में अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट या साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास लास्ट है सीईसी, उनका नाम है सुशील चंद्र, तो एक्स सीईसी थे। उन्होंने भी बोला है कि भाई अगर ये 3 बंदे बोल रहे हैं, राइट, और भारत में डिमांड्स भी उठती आ रही हैं, और भारत में इलेक्शंस को करवाने के लिए जो इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अगर आप हमसे पूछो कि लोगों की डिमांड्स को देखते हुए, इंस्टीट्यूशंस की डिमांड को देखते हुए क्या हम लोग रेडी हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने के लिए, तो जी हां, हम लोग भी फुली प्रिपेयर्ड हैं, हम लोग फुली कैपेबल हैं कि अगर 1-1.5 महीने के तहत, 1-1.5-2 महीने में हमें सारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कराने हैं तो हम करवा लेंगे। वी आर ऑल्सो फुली प्रिपेयर्ड, राइट। तो ये था 1 नेशन 1 इलेक्शंस का मुद्दा। अभी इसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कमेंट्स में सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑन अवर कंट्री। Do you think a strong anti-defection law can help to sustain it? क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए इसके, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के हमारी भारत के ऊपर क्या रहेंगे, और क्या एक तगड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद जो पहले डीसिंक हो रहा था, अब क्या हम उस डीसिंक को 1 नेशन 1 इलेक्शन आने के बाद रोक पाएंगे ताकि ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कारवां चलता रहे। सो दिस इज द क्वेश्चन। आपके भी और क्या राय हैं इसके बारे में वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, है ना। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अपने आंसर जरूर बताइएगा, हम डिस्कशन करेंगे कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।